Hey guys, how's it going? अगर आप ओपन टारगेटिंग या फिर इंटरेस्ट टारगेटिंग के बीच में कंफ्यूज होते हो कि यार फेसबुक एड्स रन करता हूं या करती हूं अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, तो क्या मैं ओपन टारगेटिंग करूं या फिर मैं इंटरेस्ट टारगेटिंग करूं या फिर मैं ब्रॉड टारगेटिंग करूं तो क्या करूं? इसमें डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस किस चीज को देनी चाहिए 2025 में? और क्या रीजंस है, लॉजिकल रीजंस है जिसको हमें ध्यान में रख के ये मीडिया बाइंग डिसीजंस लेने चाहिए कि मुझे इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी चाहिए या फिर मुझे ओपन टारगेटिंग करनी चाहिए, या फिर ब्रॉड करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। नाउ इफ यू आर लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, देन आई वांट टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, hello there, my name is Rohan Sapra. I run an ad agency in India and we have scaled multiple funnels to 8 figures, multiple products to 8 figures from zero, and हमने 14 niches में document करी है case study already, and मैं काफ़ी टाइम से Facebook ads वगैरह रन करता हूँ खुद के लिए भी और अपने clients के लिए भी ad agency में, तो इसीलिए you should choose to spend some time listening to me. Okay, जो भी मैं शेयर करता हूँ अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से करता हूँ, और आज जो मैं लेसन शेयर करने वाला हूँ वो है ब्रॉड, ओपन या इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर। तो बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, एंड तक जरूर देखना। किसी भी बिजनेस, फर्क नहीं पड़ता आप क्या बिजनेस कर रहे हो। सो आप ई कॉम कर रहे हो, कोर्सेज कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, रियल एस्टेट कर रहे हो, लीड जनरेशन कर रहे हो, पोस्ट अपनी बूस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटा किस तरह का प्लेटफॉर्म है। मेटा ना एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझो इस बात को। ऑक्शन किस चीज का होता है, पहले ये समझते हैं कि ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऑक्शन हो किस चीज के लिए रहा है? ऑक्शन होता है इंप्रेशंस के लिए, ऑक्शन रिजल्ट्स के लिए नहीं होता। ऑक्शन इस चीज के लिए नहीं होता, या हम बिड इस चीज के लिए नहीं करते कि रिजल्ट के लिए बिड नहीं होता। बिड होता है ऑक्शन इंप्रेशन के लिए, ठीक है। ऑक्शन होती है इंप्रेशंस के लिए, रिजल्ट्स के लिए नहीं। इंप्रेशंस का मतलब होता है कि कितनी बार हमारी एड्स दिखाई जा रही है, यूनिक इंडिविजुअल्स को या फिर सेम लोगों को, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंप्रेशंस का मतलब इंप्रेशंस होता है। ऑक्शंस इंप्रेशंस के लिए होती है, रीच के लिए नहीं होती, रिजल्ट्स के लिए नहीं होती, इंप्रेशंस के लिए होती है। इस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज मेटा का एल्गोरिदम इसी तरह से काम करता है। मेटा एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इंप्रेशंस के लिए ऑक्शन होती है, ठीक है। हाँ, वो ऑप्टिमाइजेशन अलग बात होती है कि यार मैं चाहता हूं कि मेटा थोड़ा सा मेरे एड्स को प्रेफरेंस दे, ऑप्टिमाइज करे फॉर कन्वर्जन इवेंट्स, एंड दैट इज अ सेटिंग यू कैन set inside the ad account when you're setting things up and you're launching ads and campaigns. But that does not mean that your auctions and you are bidding for the result. No, you are not bidding for the result. You are participating in auctions for the impressions. Okay, तो ये चीज याद रखना। मेटा एक impression based, auction based platform है जो impressions के लिए auctions करता है। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑक्शन में जो भी एडवर्टाइजर जीतता है, एक ऑक्शन, जब ऑक्शन होती है तो बिडिंग होती है, बिडिंग में कोई जीतता है कोई हारता है। तो जब भी एक एडवर्टाइजर जीतता है ऑक्शन में, तो कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसको यूज करके ऑक्शन के विनर या लूजर को डिसाइड करा जाता है, ठीक है। और ये सब एल्गोरिदमिक है, लाइक कोई ह्यूमन बीइंग बैठ के डिसाइड नहीं कर रहा है कि यार मैं रोहन को जिता दूंगा इस ऑक्शन में या किसी और को जिता दूंगा। ये सब फॉर्मूलाज है, मशीन लर्निंग है, एल्गोरिदम है, ठीक है। तो सबसे पहला उसका जो कंपोनेंट है जो ऑक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कंपोनेंट है द साइज ऑफ द ऑडियंस। यस, दैट्स करेक्ट, द साइज ऑफ द ऑडियंस। जितनी भी छोटी आप अपने ऑडियंस को रखोगे, साइज को, उतना ज्यादा चांस आपका कम होगा
to keep winning in the auctions for impressions. ये याद रखना मेरी बात, ये बहुत जरूरी बात है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं ना, आप पूरी आपको छूट दे रहा हूं, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, जाओ मेटा के हेल्प आर्टिकल्स को सर्च करो और उनको पढ़ो और आपको समझ आ जाएगा। ये मुझे करने में काफी टाइम लगा, मैंने काफी चीजें काफी लोगों से सीखी, काफी कोचेस से, प्रोग्राम से, कोचिंग प्रोग्राम से लाखों लगाए हैं मैंने, और मैंने सब कुछ समझा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्लैरिटी मुझे आई वो एक्शन लेके आई, एंड सेकंड मेटा के हेल्प आर्टिकल्स पढ़ के ही आई। बिकॉज काफी चीजें ना फॉल्स हैं जो लोग शेयर करते हैं, बिकॉज उन्होंने कहीं और से सुनी और वही चीज बोल दी, इस वजह से। तो मेटा के हेल्प आर्टिकल्स को सर्च करना और वैलिडेट कर लेना, जो भी इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ सारी वहीं से आ रही है, रूट हो रही है, ठीक है। सो साइज ऑफ द ऑडियंस, ओके। अब बात करते हैं, ऑक्शन पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ। इंटरेस्ट टारगेटिंग, ओपन टारगेटिंग, ब्रॉड टारगेटिंग, इसका मतलब क्या है? वैसे कई बार मैं खुद भी ऐसे ही बोलता हूँ, कई लोग ओपन टारगेटिंग, ब्रॉड टारगेटिंग सेम चीज समझते हैं उसको, कई लोग उसको ब्रॉड बोल देते हैं, कई लोग उसको ओपन बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो टेक्निकल टर्म है, ओपन टारगेटिंग का मतलब कि मैंने कोई इंटरेस्ट सिलेक्ट ही नहीं करा, मैंने सिर्फ डेमोग्राफिकली कंट्री या फिर सिटी व्हाटएवर एंड एज एंड जेंडर, बेसिक स्टफ, इसके अकॉर्डिंगली मैंने एड्स रन कर दी, कोई इंटरेस्ट सिलेक्ट ही नहीं करा। इसको ओपन टारगेटिंग कहते हैं। ब्रॉड टारगेटिंग होती है कि मैंने ब्रॉड इंटरेस्ट शायद चूज कर लिया, लेकिन ब्रॉड ही रखा, मैंने नैरो नहीं किया, मैंने लेजर नहीं किया, मैंने ब्रॉड इंटरेस्ट सिलेक्ट किया, तो मेरी ऑडियंस साइज ब्रॉड है, ठीक है। तो वो टेक्निकली उसको सीधे शब्दों में उसको ब्रॉड कहते हैं। और इंटरेस्ट टारगेटिंग मतलब मैंने इंटरेस्ट स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहा हूं। तो यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूं, बिकॉज ब्रॉड ओपन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ ये फर्क है कि अगर ओपन बोला तो इसका मतलब सीधा ये है कि कोई इंटरेस्ट हमने सिलेक्ट किया ही नहीं, ठीक है। तो अब खुद बताओ, वापस जाते हैं ऑक्शन की बात पे, कि अगर ऑडियंस साइज मैटर करता है ऑक्शंस में, तो खुद सोचो और खुद बताओ, ओपन टारगेटिंग से बड़ा कोई ऑडियंस साइज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सो पहला रीजन ये कि ओपन टारगेटिंग क्यों प्रेफर करनी चाहिए किसी भी बिजनेस को या एडवर्टाइजर को जो एडवर्टाइज कर रहा है, इज बिकॉज मेटा इज एन ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसमें इंप्रेशंस के लिए ऑक्शंस होती हैं, ठीक है। और ऑक्शन में कौन सा एडवर्टाइजर जीतेगा, उसका वन ऑफ द कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूटर्स टू दैट डिसीजन which the algorithm takes, that who is winning and who is not winning, one of those factors is the size of the audience itself, and that's why open targeting से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो first, तो priority wise बोलूं, the first priority is open, second priority is broad interest in case you want to do interest for whatever reason, वैसे तो मैं नहीं करता हूं interest, but for whatever reason, and third is anything to play around with interest targeting, जैसे कि लेजर टारगेटिंग कर दिया, नैरो कर दिया। स्केल पे, लॉन्च पे आप कुछ भी कर सकते हो ऑनेस्टली, जैसे टेस्ट कर रहे हो चीजें इधर उधर, तो आप लॉन्च करो। हम खुद भी लॉन्च करते हैं तो एक सिंगल ब्रॉड इंटरेस्ट पे लॉन्च कर देते हैं, लेकिन कभी भी हम स्केल नहीं करते। जब भी हम एक एड अकाउंट को ग्रो करते हैं, स्केलिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो हम हमेशा ओपन टारगेटिंग की तरफ ही जाते हैं, हम उसी तरह से ही काम करते हैं। तो ये मैंने आपको एक रीजन बताया, ठीक है। अब इसके और भी रीजंस हैं जिसके बारे में हम थोड़ी सी आज बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था जो आपको समझना जरूरी था, ये लोग भूलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि बाकी चीजें क्या मैटर करती है एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म में, मेटा में। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो मैटर करती है कि हाउ मच आर यू स्पेंडिंग ऑन दी एड्स, तो बेसिकली आपका बजट, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैनुअल बिडिंग के बारे में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 99% एडवर्टाइजर्स जो फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं वो कैंपेन सेटअप करते हैं, एड सेट सेटअप करते हैं और वो लॉन्च कर देते हैं। 99% एडवर्टाइजर्स में से या 100% एडवर्टाइजर्स में से शायद 80% एडवर्टाइजर्स को ये पता भी नहीं होगा कि एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कि पीछे एक एल्गोरिदमिक ऑक्शंस चल रही है। तो जब भी कोई एक एडवर्टाइजर लॉन्च करता है कैंपेन और एड सेट और एड्स, उसकी एड्स ऑक्शंस में ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि मेटा एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है,
इररिस्पेक्टिव की एडवर्टाइजर को पता है या नहीं पता है, मेटा आपकी एड्स को ऑक्शंस में डालेगा और उसी ऑक्शन के रिजल्ट पे ये चीज कंक्लूड करेगा कि आपकी एड्स कितने लोगों को दिखाई जाएगी, किस कॉस्ट पे दिखाई जाएगी और किस तरह के क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक को दिखाई जाएगी। ठीक है, जो ऑक्शन में जीतेगा ये उस चीज पे डिपेंड करती है। अब ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग, जो मुझे लगता था, कई लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता था, तो अपनी खुद की गलती से बता रहा हूं। मुझे लगता था कि मैनुअल बिडिंग इस चीज का एक हैक है, एल्गोरिदम को तुम हैक कर सकते हो, तुम उसको ट्रिक कर सकते हो, मुझे लगता था। ठीक है, हो सकता है आपको लगता हो। अगर आपने ट्राई किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपने ट्राई किया है मैनुअल बिडिंग और कितने टाइम तक किया, बिकॉज स्टार्टिंग में हो सकता है रिजल्ट आ जाए। अगर आपका प्रूवन प्रोडक्ट है, ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है, ऑलरेडी ऑटो बिडिंग पे आ रहे हैं, तो मैनुअल बिडिंग पे आपको कुछ टाइम के रिजल्ट देगा, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्केल बताना कितना किया आपने। ठीक है, तो आते हैं मैनुअल बिडिंग पे। तो मुझे लगता था कि मैनुअल बिडिंग इस चीज का हैक है। ठीक है, कि यार अच्छा, क्योंकि मेरे को ऑक्शन सिस्टम पे क्लैरिटी नहीं थी मेटा की, तो मुझे लगा कि यार बिड कैप कॉस्ट कैप में कर दूंगा तो मैं बढ़िया है, तो मैं तो हैक कर लूंगा इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल देके समझाता हूं, जो आज समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से नोट सुनना। ठीक है, मैंने लगाओ 1000 रुपीज का बजट लगाया पर डे का। ठीक है, और मैंने जाके मैनुअल बिडिंग पे बिड सेट कर दी कि मैं इस एक रिजल्ट के, लगा लो कि मैं सेल्स के लिए एड रन कर रहा हूँ, कोई चीज सेल कर रहा हूँ, और मैंने बिड डाल दी 500 की, ये सोच के कि मैं ज्यादा बिड लगा दूंगा, हाई बिड कर दूंगा, तो मेटा मेरी एड्स को प्रेफरेंस देगा टू पार्टिसिपेट इन फ्रंट एंड गिव मी बेटर क्वालिटी ऑडियंस एंड बेटर क्वालिटी ट्रैफिक। ये मुझे लगता था। ठीक है, 1000 पर डे। ओके, तो ठीक है, तो मेटा को ये सिग्नल गया कि ओके, बिड कैप है कि इससे ज्यादा की बिड नहीं लगानी, 500 की बिड लगानी है, और लेकिन 500 की बिड रोहन लगाने को तैयार है, तो शायद एक कैटेगरी ऑफ ट्रैफिक में इसको वो डालेगा। ठीक है, अब ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि 99% एडवर्टाइजर्स जो एड्स रन करते हैं वो ऑटो बिड पे रन करते हैं। अब क्या होता है कि अगर मैंने मैनुअल बिड किया और आपने ऑटो बिड किया और आपका डेली बजट मान लो 2000 है, मेरा 1000 था, आपका 2000 है, और आप ऑटो बिड पे हो, तो बाय डिफॉल्ट, अगर आप दिमाग यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो, बाय डिफॉल्ट आप ऑक्शंस में जीत जाओगे, क्योंकि आप ऑटो बिड पे चल रहे हो और आपका बजट ज्यादा है। तो अगर रोहन ने 500 की बिड करी, बिड कैप लगाई, और आप ऑलरेडी ऑटो बिड पे मेरे से ज्यादा डेली बजट बैठे हो, तो मेटा को तो आपने तो बिड कैप दिया, लेकिन आपने टेक्निकली, मैंने क्या किया, मैंने एक बिड कैप पे एक अमाउंट डाल के मैंने उसकी बिड बढ़ा दी। ठीक है, लेकिन मैंने उसका मान लो कि इसका स्टेक बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप ऑटो बिड पे बैठे हो और ऑटो बिडिंग पे ज्यादा बजट पे बैठे हो, तो बाय डिफॉल्ट आप जीत जाओगे ना। हाँ, आपका कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाएगा, हो सकता है मुझे भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा, लेकिन आपका कॉस्ट हो सकता है उसकी वजह से बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जीतोगे तो आप ही, क्योंकि लॉन्गर रन में, बिकॉज यू आर रनिंग ऑन ऑटो बिड्स एट अ हायर बजट एंड आई एम रनिंग ऑन मैनुअल बिड्स एट अ लोअर बजट। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब मुझे जब ये चीज समझ आई तो मुझे लगा अच्छा, तो अगर मैं बजट बढ़ा दूं देन आई कैन हैक दिस। ठीक है, तो मैंने हायर बजट्स पे ऑक्शंस मैनुअल बिड करी, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज जब मैं 10,000, अब ये क्यों जरूरी है, अब मैं तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, समझाता हूँ एल्गोरिदम के बारे में। मेटा का एल्गोरिदम है ना, वो पेसिंग पे काम करता है। ठीक है, पेसिंग का मतलब होता है वो इक्वली स्प्रेड करता है आपका बजट इन द टाइम स्पैन ऑफ 24 आवर्स, इक्वली स्पेंड करने की कोशिश करता है ताकि आपको बैलेंस्ड तरह से रिजल्ट्स दे सके। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर मैंने ज्यादा बजट डाल दिया है, लगा लो 10,000 पर डे का बजट डाल दिया है, और मैंने मैनुअल बिड ही करी हुई है, मान लो कि मैंने 1000 की मैनुअल बिड लगा दी और 10,000 पर डे का बजट लगा दिया। अब उससे क्या है कि जब भी कोई ऐसी बकेट ऑफ ऑडियंस आएगी, इनफ्लक्स ऑफ ट्रैफिक आएगा, जो इस बिड पे मेरे लिए
मेरे लिए क्या बोलते हैं वर्ड ही भूल गया, मेरे लिए वो अरे यार रेलेवेंट, सॉरी मेरे लिए वो रेलेवेंट ऑडियंस है। जब गाड़ी चला रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो साथ साथ 10 चीजें कर रहे हो तो ये होता है। एनीवे, सो मेरे लिए वो रेलेवेंट ऑडियंस है, तो वो मेरी एड्स उसको सर्व कर देगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो पेसिंग पे काम करता है, और अगर आप साथ में बैठे हो 10,000 पर डे पे ऑटो बिडिंग में, तो आपकी एड्स ज्यादा सर्व करी जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली आप ऑटो बिड पे हो। तो अगर मैंने ज्यादा बजट भी डाल दिया और मैंने हाई बिड भी कर दी, बिड कैप भी हाई सेट कर दी, आप फिर जीतते जाओगे। तो एनीबडी हु इज हैविंग अ हायर बजट, डेली बजट, एंड इज रनिंग ऑन अ ऑटो बिड, any way in any strategy you choose to deploy, ultimately in the longer run, the person running auto bids at a higher budget is going to continue to win because of the common sense that I just shared with you, right? इसीलिए मैं ये हाईली रेकमेंड करता हूं कि मैनुअल बिड्स पे रिलाय मत करो। मैनुअल बिड स्केलेबल प्रोसेस नहीं है, और सबसे कॉमन चैलेंज मैनुअल बिडिंग का ये होता है कि वो एक टाइम के बाद स्पेंड करना बंद कर देता है। आपका कैंपेन या आपका एड सेट स्पेंड करना बंद कर देगा। और ये मेरे को इसलिए पता है बिकॉज मैं कर चुका हूं। मैं कुछ भी चीज बिना इंप्लीमेंट करे नहीं बताता। जो भी बोलता हूं अपने एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस्ड करी गई चीजों से ही बोलता हूं, सिर्फ कहीं से पढ़ के या सुन के नहीं बोलता। और अगर वो भी करता हूं, कभी कभी ऐसा भी करता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब भी ऐसा भी करता हूं तो वो भी बताता हूं कि यार ये मेरे को पता है, ये मैंने यहाँ पढ़ा था, ये मैंने यहाँ से सीखा था, लेकिन मैंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता है। तो मैं ये भी ट्रांसपेरेंटली शेयर कर देता हूं, बिकॉज मिसगाइड नहीं करना चाहता हूं। ओके, सो ये कुछ रीजंस थे कि इसलिए मैंने, याद करो मैंने क्या बोला था इस पॉइंट की शुरुआत करने से पहले। मैंने ये बोला था कि बजट मैटर करता है, राइट? सो ऑक्शन में कौन जीतेगा, बजट मैटर करता है, बिड नहीं मैटर करती। बिकॉज ऑटो बिड पे आप बैठे हो, और 99% एडवर्टाइजर्स ऑटो बिड ही करते हैं। तो जब आप ऑटो बिड पे बैठे हो तो बजट ज्यादा लेके बैठ गए हो तो आप हमेशा जीतोगे ना, चाहे दूसरा बंदा कितना भी हैक करने की कोशिश कर रहा है उसको मैनुअल बिडिंग से, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता था कि ब्रॉड टारगेटिंग, इंटरेस्ट टारगेटिंग, ओपन टारगेटिंग। हम लोग ओपन टारगेटिंग रेकमेंड करते हैं, यूज करते हैं। जितने एड अकाउंट्स मैंने आज तक स्केल करे हैं, ओपन से ही करें, और ओपन से ही हम करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस में थोड़ी सी ना स्ट्रेटजीज चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यार मेरा ऑफलाइन स्टोर है, या मेरी कोई बेकरी है, राइट? अब मेरी बेकरी शॉप पे मैं ओपन टारगेटिंग कर रहा हूँ, तो ओपन टारगेटिंग मतलब आपने कोई इंटरेस्ट नहीं चूज किया, लेकिन डेमोग्राफिकली आप उसको थोड़ा सा फिल्टर आउट कर सकते हो अगर आपका बिजनेस डिमांड करता है। अगर आपका बिजनेस डिमांड नहीं करता ना, तो मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लोकल बेकरी शॉप हो एंड यू वांट टू सर्व एंड cater to only a specific location which is around your store or your bakery, तब it makes sense that you are restricting your reach and you're like, यार मैं इसी एरिया में करूंगा बिकॉज इसी एरिया में मैं सर्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं सिर्फ टीयर 1 सिटीज में दिखाऊंगा अपनी एड्स को, क्यों? क्योंकि टीयर 1 में बेस्ट क्राउड है, नहीं, तो यू आर नॉट थिंकिंग लाइक एडवर्टाइजर्स। आप खुद सोचो, जब एक बड़ा ब्रांड एडवर्टाइज करता है, टीवी कमर्शियल रन करता है, तो टीवी कमर्शियल एक चैनल पे रन करता है या किसी एक ऐप पे रन करता है वो ऐप पे टीयर 1 या टीयर 2 नहीं होती, वो होती है कि मैं इतने इंप्रेशंस आपको सर्व करेंगे जिसमें से इतने परसेंटेज इस टीयर के होंगे, इतने परसेंटेज इस टीयर के होंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई एडवर्टाइजर्स, जो ये बड़े ब्रांड्स एडवर्टाइज करते हैं, ये अपने थोड़ी सी मार्केटिंग मैसेज को थोड़ा सा मासी रखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी मास अपील लाते हैं इसमें, ताकि टीयर 1 हो या टीयर 2 हो या टीयर 3 हो, ये एक परसेंटेज ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके फ्रॉम एवरी टीयर। बिकॉज एडवर्टाइजिंग को एज अ स्केल देखो, एडवर्टाइजिंग को एज एट स्केल आप क्या कर सकते हो, ये चीज देखने की कोशिश करो। अगर आप उसको नैरो करते जाओगे, उस पर रिस्ट्रिक्शंस डाल दोगे, तो स्केल नहीं कर पाओगे। सो जब भी अगर बिजनेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है दैट यू वांट टू एडवर्टाइज टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, पिन कोड, जिप कोड, एटसेट्रा, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, यू कैन नैरो इट एज पर डेमोग्राफिक्स। हाउएवर, डू नॉट नैरो इट जस्ट बिकॉज यू थिंक कि आप हैक कर लोगे, बेटर क्वालिटी ट्रैफिक के बारे में सामने पहुंच जाओगे। आपको बेटर एड्स बनानी है बस, अगर आप वो, और कुछ नहीं करना।
इसीलिए जो हम मेथड फॉलो करते हैं उसका नाम है OCM, वन कैंपेन मेथड। खुद का बनाया एक प्रोसेस है, SOP है, खुद की। वन ऑफ माई बिगेस्ट चैलेंजेस during my early days of my ad agency was to communicate between the team and handle multiple ad accounts and make this a scalable business model, right? मेरे लिए ad agency के perspective से मुझे ये मेरे बहुत बड़े challenges थे, और इसको सॉल्व कर, क्योंकि यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ 8-10 घंटे हम एड अकाउंट के अंदर ही डूबे रहते थे। अब सोचो कि 8 से 10 घंटे में एड अकाउंट्स के अंदर, एड अकाउंट डिफरेंट मल्टीपल एड अकाउंट्स हैं तो उसको हैंडल कर रहा हूँ, उसके अंदर ही डूबा हुआ हूँ। फिर साथ ही साथ मैं सारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैट्रिक्स देख रहा हूँ, हुक रेट, होल्ड रेट, एक्सेट्रा सारी ये चीजें, ब्ला 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 ब्ला। फिर मैं उस डेटा से इन्फॉर्म कर रहा हूँ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। फिर मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास ना मेंटल क्लैरिटी, टाइम, जगह ही नहीं थी मेरे पास, मेरे दिमाग में अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए, जिससे मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करके ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को एक यूनिकली तरह से पोजीशन कर सकूं और उनको रिजल्ट्स ला के दे सकूं। बिकॉज अल्टीमेटली ऑडियंस क्या देख रही है? ऑडियंस तो ये देख रही है ना कि हम जो उसको दिखा रहे हैं, बेसिकली ऑडियंस हमारी एड्स देख रही है, ऑडियंस हमारी मार्केटिंग एसेट्स को देखती है। हम एड अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, ये थोड़ी कोई चीज है जो ऑडियंस देख रही है। खुद बताओ, अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो तो जब सारी चीज इस चीज पे डिपेंड करती है कि ऑडियंस क्या देख रही है, तो मैं एड अकाउंट को हैक करने के बारे में सोच ही क्यों रहा हूं? मैं सारी अपनी एनर्जी वहां डालूंगा ना जहां ऑडियंस का ध्यान है। बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट इज द बेस्ट गाइड। मार्केट को ना कोई हरा सकता है, मार्केट से ना कोई लड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इतनी सारी चीजें इस तरह से कैंडिडली शेयर कर देता हूं। बिकॉज टेक्निकली बोलो, एक तरह से, एक नजरिए से तो आप भी मार्केट हो मेरे लिए, और रोबोट्स नहीं हो, मशीन नहीं हो, राइट? इंसान हो, तो मैं आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझता हूं, और मुझे पता है कि आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है, राइट? ऑफर्स आते रहेंगे, प्रोडक्ट्स आते जाते रहेंगे, ट्रेंड्स चलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन रोहन तो एक इंसान होके एक इंसान से कनेक्ट कर रहा है ना। तो क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ से सोचो, अगर समझो, तो मार्केट ही कंट्रोल करेगी कि मैं कितना ग्रो करूंगा। आप लोग कंट्रोल करोगे कि मैं कितना ग्रो करूंगा। मैं कंट्रोल उसको शायद नहीं कर सकता। अगर मैं वैल्यू दूंगा, जेन्युइन वैल्यू दूंगा, और प्रैक्टिस्ड चीजें शेयर करूंगा, और लॉजिकल चीजें बताऊंगा, राइट? उसमें सेंस होगी, तो आपको वो सुनेगी, आपको वो समझ आएगी, आप तक वो पहुंचेगी, जिसकी वजह से आप वापस आओगे मेरे पास और मेरा कंटेंट देखोगे, कंज्यूम करोगे, मुझे सीखोगे, फिर चीजें करी गई इंप्लीमेंट करोगे, रिजल्ट्स लाओगे, राइट? जिसकी वजह से फिर मेरी ग्रोथ होगी। सो देखो, ये गिव एंड टेक है, लेकिन कितनी ट्रांसपेरेंटली आपको ये चीज मैं बता रहा हूं। सिमिलरली, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि माइंडसेट ये है कि मार्केट से बढ़ के कुछ नहीं होता। आप मार्केट को ट्रिक नहीं कर सकते, आप मार्केट से झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज कब तक बोलोगे? एक ना एक दिन समझ आ जाता है हर एक इंसान को। तो ब्रांड्स कभी इस तरह से बड़े खड़े नहीं होते। किसी भी एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर को जिसको आप फॉलो करते हो, आज आप देखो कि वो इन्फ्लुएंसर बना या बनी, वो क्यों बना, तो आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो ऑथेंटिक रहा या रही। ऑथेंटिसिटी, बिकॉज ट्रस्ट, क्योंकि मार्केट से बढ़ के कुछ नहीं होता। वो कंट्रोल करती है कि आप कितना ग्रो करोगे। इसीलिए मार्केट को कभी हैक नहीं किया जा सकता, और कोई भी ऐसी प्रैक्टिस अगर आप डिप्लॉय करोगे जो मार्केट के अगेंस्ट जा रही है, तो चांसेस बहुत हाई हैं दैट यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, आपके एड्स को रिजल्ट नहीं आएंगे। इसीलिए उस पे फोकस करो जो आपके ऑडियंस को मायने रखता है, और वो है आपके मार्केटिंग एसेट्स, आपका मार्केटिंग कोलैटरल, आपकी मार्केटिंग एसेट्स, आपकी एड्स, आपके लैंडिंग पेजेस, आपकी वेबसाइट्स, आपके प्रोडक्ट्स, आपके ऑफर्स, उन चीजों पे फोकस करो। हम अब ये क्वेश्चन, यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं ये बोलता ही नहीं हूं कि यार देखो मैं ग्रेटेस्ट एडवर्टाइजर हूं ऑफ ऑल टाइम और सिर्फ मेरी ही सुनो, किसी और की मत सुनो। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल बोल ही नहीं रहा हूं, और ना ऐसा बोलना चाहता हूं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं यार इस दुनिया में, इंडिया में, और बहुत अच्छा काम करते हैं यार। सब लोग बढ़िया हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ की जर्नी है, अपनी स्टोरी है, लिख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, होपफुली जेन्युइन है, प्रैक्टिस चीजें बोलते होंगे, और मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि शायद बोलते होंगे, और मैं सुनता भी नहीं हूँ किसी को, तो मैं मतलब आई एम नॉट कंज्यूमिंग कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यार कि यही एक ही तरीका है। जैसे कि जब MS धोनी आया तो MS धोनी ने एक हेलीकॉप्टर शॉट इन्वेंट किया, राइट? लेकिन उसके आने से पहले तक ऐसा शॉट किताबों में लिखा भी नहीं गया था,
क्रिकेट की ट्रेनिंग में सिखाया भी नहीं गया था, है ना, कि नहीं ऐसे नहीं मार सकते, फ्लिक करना है तो इस तरह से ही करोगे। लेकिन धोनी ने आके अपना एक तरीका बनाया और करा, और आज की डेट में वो कितना पॉपुलर शॉट है, हेलीकॉप्टर शॉट, राइट। सिमिलरली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही तरीका होता है, नहीं, तरीके 10 हैं, ठीक है, तरीके 10 हैं। आप एबीओ स्ट्रेटेजीज कर लो, आप सीबीओ कर लो, आपको आपके लिए जो काम कर रहा है आप करो, बट आपको ये समझ, डिसीजन ये लेना जरूरी है कि यू हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर, बिगर पिक्चर, ठीक है। मैंने ओसीएम इसलिए चूज किया और ओसीएम इसलिए करता हूं और करता रहूंगा जब तक इससे बेटर कुछ नहीं बनाता खुद। अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि सब कुछ तो ब्रॉड है, तो कुछ बेटर हो ही नहीं रहा, इसलिए मैं ये चूज करता हूं। सॉरी, फिर ब्रॉड बोला मैंने, ओपन है, इसलिए मैं ये चूज करता हूं ओसीएम, बिकॉज हर एक चीज का ना अपसाइड और डाउनसाइड होता है। ओसीएम का अपसाइड मुझे ज्यादा बेटर लगता है किसी और चीज के अपसाइड से, लॉन्गर टर्म में ओसीएम का अपसाइड जो है। क्यों? क्योंकि इजी टू मैनेज है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत इजी है, इजी टू कम्युनिकेट है टीम के बीच में, जिसकी वजह से मैं टाइम दे पाता हूं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करने में, टीम को बिल्ड करने में, और जितने वेरिएबल्स होते हैं एक बिजनेस में टू मेक अ बिजनेस ग्रो, उन चीजों पे मैं काम कर पाता हूं, बिकॉज मैं एड अकाउंट के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करता। तो ये बिजनेस माइंडसेट से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मेरे को लॉजिकल डिसीजन लगता है। जैसे कल को अगर मैं किसी कंपनी को ट्रेन करने जाऊंगा मार्केटिंग के ऊपर या मेटा एडवर्टाइजिंग के ऊपर, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि मेरे सीक्रेट्स या मेरी स्ट्रेंथ एरिया मीडिया बाइंग नहीं है। हालांकि मुझे आता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको मीडिया बाइंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो कोई भी डिप्लॉय कर देगा, क्योंकि वो इतनी सिंपल है, क्योंकि एक ही मास्टर कैंपेन है, एक ही मास्टर एसेट है, हफ्ते भर में सीख जाओगे आप, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। लेकिन मेन स्ट्रेंथ एरिया इज हाउ यू फॉर्म एंड क्रिएट दोज मार्केटिंग आइडियाज, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड पोजिशन द प्रोडक्ट्स, हाउ डू यू राइट एड स्क्रिप्ट्स, वो है मेन चीज, राइट। तो मैं वो सिखाना चाहूंगा किसी और को, किसी कंपनी के पास जाके, ब्रांड के पास जाके अगर उनकी टीम को ट्रेन करूंगा तो। क्यों? क्योंकि वो चीजें मायने रखती हैं गाइस। तो मैं वो अपसाइड को कंसिडर ज्यादा कर रहा हूं ऑफ ओसीएम, बिकॉज आई विल गेट द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन ऑल दोज डिफरेंट variables in a business which makes a business successful as a whole, not just relying on trying to hack the algorithm. इसीलिए मैं OCM रेकमेंड करता हूं, वन कैंपेन मेथड, ओपन टारगेटिंग पे चलता है, सीबीओ स्ट्रेटेजी है, बिकॉज ईजियर टू मैनेज है। खुद भी वही करता हूं, सारे क्लाइंट्स के लिए भी वही करता हूं, डॉक्यूमेंट कर चुका हूं केस स्टडीज बहुत सारी, इनफैक्ट अपने एड अकाउंट्स वॉक थ्रू भी दे चुका हूं बहुत सारे वीडियोस में, कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से दिखा चुका हूं कि मैं यही करता हूं। अब आपको जो सूट करता है आप वो कर सकते हो। लोग एबीओ करके भी ठीक ठाक चीज बिजनेस बना लेते हैं। आपको अगर वो करना आता है और आपको लगता है कि वो आपके लिए मैनेजेबल है, तो प्लीज गो फॉर इट, करिए। व्हाटएवर मेक्स योर बिजनेस ग्रो, प्लीज डू इट। लेकिन बस क्लैरिटी इन योर थॉट्स लाइए। आपको ये समझना जरूरी, डिसीजन सही लेना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो डिसीजन लेना है वो क्यों लेना है, कि आपको ओपन करना है तो क्यों करना है, नैरो करना है, लेजर करना है तो क्यों करना है, क्या आपको ये करना चाहिए। और एक लेसन और मैं सीखा मेरी जर्नी से और हजारों गलतियों से, पीसफुल 3x ROAS इज मच मोर ग्रेटर देन स्ट्रेसफुल 6x ROAS। अगर मैं पूरे टाइम स्ट्रेस रहूंगा और 6x ROAS को चेज कर रहा हूँ, मान लो अचीव कर भी रहा हूँ, और लेकिन मैं पूरे टाइम स्ट्रेस्ड हूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। और जब मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मेरे पास पीस ही नहीं है, मैं स्ट्रेस्ड हूं, तो मैं क्या करूंगा 6x ROAS का। तो आई वुड रादर हैव पीस ऑफ माइंड एंड गेट 3x ROAS, एंड इफ आई कैन देन मेंटेन माई पीस ऑफ माइंड एंड स्टिल गेट 6x ROAS, देन इट्स वर्थ इट। If it's going to take away my peace, it's not worth it. Nothing is worth it in life that takes away your peace of mind. तो ये कुछ बहुत लंबा वीडियो था, 30 मिनट में बोलता रहा, हद ही हो गई ऑलमोस्ट। चलो बताना ये वीडियो कैसा लगा, क्या सीखा इसमें। कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो। मैं चाहे रिप्लाई करूं या ना करूं, मेरी टीम जरूर देखेगी और मुझ तक वो क्वेश्चंस पहुंचाएगी और हम उस पर वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी के लिए इसी तरह के कैंडिडेट वीडियोस बनेंगे कुछ टाइम तक, डेली एक वीडियो डालूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि डालता रहूं कंसिस्टेंटली, और आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस ग्रोथ में
वैल्यू ऐड करता रहूं, one video at a time. I'll see you in the next one. Bye.